दोस्तों और किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत इस एपिसोड में स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में मैंने ऑफिशियल सेंसस डेटा के एनालिसिस के बाद आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये एक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है और इस एक्ट को किसान भाइयों ने नहीं माना है, इसलिए कि उनको पता है कि ये एक्ट उनके ख़िलाफ़ है, उनके जो आर्थिक जो दृष्टिकोण है उसके ख़िलाफ़ है और वो जो अनइकनॉमिकल है, जो किसी काम के, चाहे वो गाय हो या चाहे वो बैल हो या बछड़े हो, वो रखने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये जो सारे जो एक्ट बने, ये एक्ट का जो फाउंटेन है, जिसको बोलेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो बनाया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो बैन हम कर रहे हैं स्लॉटर पर, उसका जो दूसरा जो पार्ट था वो ये था कि बैन जब करेंगे तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगा, कैटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैटल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या सचमुच ये जो दूसरा जो उसका जो पार्ट था, जो अब जो वजह थी इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने की, वो हम लोगों ने हासिल किया है या नहीं किया है। अब देखिए फर्टिलिटी का डेटा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 1907 से लेके 2019 का हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के जो पैसा है वो डिपार्टमेंट में लग रहा है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं। अब देखिए क्या फर्टिलिटी का क्या हाल है कि फर्टिलिटी जस्ट 22 साल में फर्टिलिटी पे सिर्फ 4% का फर्क पड़ा है। जो फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट हुई है 38% से लेके सिर्फ 42% तक हुई है। और ग्लोबल स्टैंडर्ड फर्टिलिटी का ये है कि जब तक आपके पास 60 to 65% एनिमल्स मिल्किंग में नहीं रहेंगे, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि ये फोकस ये करे कि इनकी फर्टिलिटी बढ़े, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज बढ़े और इनकी जो है तो मिल्किंग जो एनिमल्स है वो बढ़े, ड्राई एनिमल्स के जो है वो कम हो, वो करने के बजाय कुछ और चल रहा है। देखिए जो एक्ट है, वो एक्ट के अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव वो भी नहीं मिला है कि जो फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए जिससे प्रॉफिट फार्मर्स का बढ़े, वो भी नहीं हुआ है। अब आपको सबसे मज़ेदार में जो बात है वो आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैंने क्या किया हूँ कि जैसे बताया कि मैंने सारे स्टेट का जो डेटा है वो डेटा मैंने एनालाइज किया हूँ। अब आपको पता है कि कुछ भारत में ऐसे भी स्टेट है कि जहाँ पर कोई बैन नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल ले लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट है, कोई बैन नहीं है, वहाँ पर फार्मर को खुली छूट है। अगर इनका ये अजम्पशन कि अगर हम बैन नहीं करेंगे तो गाय के नंबर्स कम हो जाएंगे, काफ के नंबर कम हो जाएंगे, हाहाकार मचेगा, रूरल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब आप वेस्ट बंगाल का डेटा देखिए कंपैरिजन में, जबकि ऐसे सारे स्टेट जहाँ पर टोटल बैन है वहाँ पर कैटल का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है निगेटिव में। कर्नाटक का कैटल का ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया निगेटिव में है, वेस्ट बंगाल का ग्रोथ पॉजिटिव है। कैसे हो गया? अगर आपका अजम्पशन ये करेक्ट था कि भी अगर बैन नहीं करेंगे तो वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है, जो आसाम का जो पॉपुलेशन है, वो आसाम का पॉपुलेशन कम होना चाहिए था। कैसे बढ़ा? सारे के सारे जो मैंने आपको स्क्रीन पे जो टेबल है उसमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो सारे जो पैरामीटर्स है ग्रोथ के जो गिनते हैं 1997 से 2019 तक का और 2012 to 2019 तक का दोनों का पैरामीटर मैंने आपको बताया। मेल का जो पॉपुलेशन है वो पूरे भारत में कम हो रहा है, हर स्टेट में कम हो रहा है, लेकिन सबसे कम जो कम हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है कम? जहाँ पर बैन है कि आप मेल कैटल को आप स्लॉटर नहीं कर सकते, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेल का जो पॉपुलेशन है, जो बैल का पॉपुलेशन, वहाँ पर कम हो रहा है। तो ये जो बेसिक अजम्पशन है, ये जो डेटा कंपेरेटिव डेटा बता रहा है कि आप बेसिक अजम्पशन ही आपका गलत था। अब अगर देखेंगे कि मैंने इसको ये भी किया कि भी ये जो लीगली जब बैल को जब बेचेंगे, लीगली जब गाय को अगर बेचेंगे तो कितना इनकम हो रहा है। तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल का मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो फार्मर्स है उनकी जो इनकम है वो इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कि वो लीगली बेच रहे हैं। लीगली जब बेचेंगे तो पैसा जो उनको बराबर मिलेगा। अब 2019 तक सिर्फ 12 साल से ऊपर के जो बैल थे उसको स्लॉटर करने की परमिशन थी, बाकी को परमिशन नहीं थी। इस वजह से कर्नाटक के जो फार्मर्स हैं उनको सिर्फ 8,000 करोड़ का जो फ़ायदा हुआ है। 8,000 करोड़ ये 7 साल है, 2012 से 2019 तक का जो डेटा है उसके लिए। अब जब ये 2020 का अमेंडमेंट जब लागू हो जाएगा तो सारा का सारा टोटल बैन हो जाएगा। तो ये जो फार्मर को जो 2012 से 2019 के दरमियान जो 8,000 करोड़ का जो इनकम जो हुई थी 12 साल से ऊपर की जो बैल बेचने की, वो भी कम हो जाएगी, तो उनकी तो इनकम जीरो हो जाएगी। 8,000 करोड़ से आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, उतना उनको फ़ायदा हुआ है। जबकि वेस्ट बंगाल और बाकी के सारे स्टेट जहाँ पर कोई बैन नहीं है वहाँ पर उनको
मिनिमम 10,000 करोड़ का ज़्यादा इनकम फार्मर्स की हो रही है। ये डेटा क्लियरली ये डेटा बना है। और वो सारे के सारे स्टेट जहाँ पर टोटल बैन है या पार्शल बैन है वहाँ पर फार्मर्स की इनकम कम हो रही है। नहीं होगी इसलिए कि आप इलीगली अगर बेचेंगे तो फ़ायदा नुकसान किसका होने वाला, फार्मर का होने वाला है। तो ये बात किसानों ने समझनी चाहिए कि ये जो एक्ट है ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, कि ये जो एक्ट है ये हमारे इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के भी खिलाफ है और एक जनरल जस्टिस के भी खिलाफ है कि भाई आप कैसे किसी को भी आप फोर्स कर सकते हो कि ये गाय दूध भी नहीं दे रही तो तुमको रखना पड़ेगा, ये बैल किसी काम का भी नहीं है तो तुमको रखना पड़ेगा। ये किस बिजनेस में ऐसा होता है कि मेरा अगर बिजनेस नुकसान से भी चल रहा है तो गवर्नमेंट आकर ये तो मुझे ये बताए कि नहीं आपका बिजनेस नुकसान में भी है तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई रूल नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती ऐसा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनसे लाखों का फायदा है तो गवर्नमेंट इनसे परचेस करे, किसानों से भी उसको कीमत दे कि भाई तुमको लगता है अनइकोनॉमिकल है, हमको नहीं पालना है, हमको लगता है कि 1,40,000 और 2,40,000 जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में दिया है कि एक जो तो अनइकोनॉमिकल बैल है उससे भी 1.5 लाख का जो तो हर साल फायदा हो सकता है, एक फैमिली पल सकती है, तो ले ले गवर्नमेंट, करोड़ों रुपए कमाए, पालो। आप फार्मर्स को तो आप अननेसेसरी इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हो। तीसरी जो लास्ट बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये भी समझिए कि ये एक्ट अगर सचमुच इम्प्लीमेंट होगा तो आपका क्या नुकसान है उसमें। अब आपको ये पता है कि हर 14 महीने में गाय जब तक बछड़ा नहीं देगी जब तक दूध नहीं निकलेगा, इसलिए गाय को बछड़ा देना ही देना है। तो इसका मतलब है कि 5 साल के सेशंस में एक जो गाय है वो कम से कम 3 बछड़े देगी। तो आपके पास एक गाय है तो 5 साल के बाद में 4 गाय होने वाली है। आज आपके पास जो 1 साल से कम की जो बछिया है वो 5 साल के अंदर 6 साल की होने वाली है। 4 साल में पहला बछड़ा देगी तो 2 बछड़े वो देगी। 1 साल से 3 साल के आपके पास बछिया है वो 3 या 4 बछड़े देगी। तो आपका पॉपुलेशन 5 साल के अंदर जितना आज का आपकी गाय का पॉपुलेशन का डबल होने वाला है, डबल से ज़्यादा होने वाला है अगर सचमुच आप अगर प्रॉफिटेबल दूध ले रहे हो। तो स्क्रीन पे मैंने जो डेटा कैलकुलेट किया, जो एक्सपोनेंशियल मॉडल के ऊपर जो कैलकुलेशन है वो ये बता रहा है कि अगर ये एक्ट कर्नाटक पे अगर लागू करते हैं और गवर्नमेंट अगर सचमुच इसको इम्प्लीमेंट सीरियसली इम्प्लीमेंट करती है, अगर सचमुच वो सिंसियर है, ऑनेस्ट है कि ये एक्ट से गाय बचे, बैल बचे, बछड़े बचे, सचमुच अगर उनका सिंसियर अगर है, तो कर्नाटक का पॉपुलेशन अगले 5 साल में यानी 2024-2025 तक जब अगला सेंसस होगा ये पॉपुलेशन 178 लाख हो जाएगा। आज है 85 लाख, तो डबल से ज़्यादा, 178 का दुगना यानी कम से कम 340 लाख होगा। तो आप ये सारे गाय कहाँ पालेंगे? इसके लिए आप फीड कहाँ से लाएंगे? इनकी जो बीमारी होगा उसका क्या होगा? आप इनको रखेंगे कहाँ? तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ है ये इश्यूज़ को आपको समझना चाहिए और ये सारे इश्यूज़ लेकर आपको जाना चाहिए। आपके जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनके पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये सारा के सारा डेटा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को मैंने दिया हूँ कि आप देखो ये क्या है, ये कैसे होने वाला है। आप उनको फोर्स करना चाहिए कि आप जो है तो करेक्ट जो टेक्निकल एडवाइस है करेक्ट टेक्निकल एडवाइस आप गवर्नमेंट को दीजिए। और ये प्रैक्टिकली बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, ये अननेचुरल एक्ट है, ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि आप कैटल का नंबर कम करेंगे और आप जो है तो डेयरी को भी बढ़ाएंगे। आपको दूध भी बढ़ना चाहिए, बछड़े भी मिलना चाहिए, बछड़े हाफ बछड़े ये रहेंगे, जो गाय रहेगी वो बूढ़ी भी होगी, 12 साल के बाद दूध भी नहीं देगी, वो भी कहीं जाना चाहिए, वो भी फार्मर ने पाना चाहिए। तो कैसे होगा? ये जो मैंने जो प्रेजेंटेशन है उसका बेसिक जो रीज़न ये है कि मैं आप तक ये जो करेक्ट फैक्ट है वो आप तक पहुँचाऊँ। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अनइकोनॉमिकल है, पालना आपको है, गाय आपका है, आप डिसाइड कीजिए। मेरा काम है एज ए रिसर्च वर्कर, एज ए साइंटिस्ट जो करेक्ट जो डेटा है वो आपके सामने रखे। मुझे लगता है कि आप मेरी जो बातें हैं उससे कन्विंस होंगे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सारा के सारा डेटा मैंने जो एनालाइज किया है उसको वो सुनने के लिए तैयार है तो मुझे कभी भी बुला सकते हैं। सारा डेटा लेके मैं आ जाऊँगा, आपको बताऊँगा। अगर उनको मालूम करना है क्या करना चाहिए तो ग्लोबली पता है क्या करना चाहिए, सबको पता है, उनको भी पता है क्या करना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। सब आपसे यही विनती करूंगा कि आप जो तो साइंटिफिकली टेम्परामेंट से आप सोचें इस ताल्लुक से। और ये इकोनॉमिक का इशू है और आप लोग जो किसान जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इकोनॉमिक कंपल्शंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन इतना ही है कि आप जो छाटनी जो कर रहे हो वो एक्ट के हिसाब से इलीगल है, तो आप उसको लीगल बनाइए तो ताकि आपको उसकी लीगल प्राइस और लीगल कॉस्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।